हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज 8 फरवरी है। 8 फरवरी का हम लोग डेली करंट अफेयर लगाएंगे, जैसे डेली लगाते हैं। ठीक है। ये जो करंट अफेयर होता है किस एग्जाम के पर्पज से बनाया जाता है। तो अगर आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, सीडीएस का देते हैं, सीएपीएफ ईपीएफओ का देते हैं, कहीं का भी पीसीएस देते हैं, जैसे कि झारखंड पीसीएस आया हुआ है, एमपी का भी पीसीएस आया हुआ है और यूपी का भी पीसीएस आ गया है, बिहार का भी पीसीएस आने वाला है कुछ दिन में। तो अगर पीसीएस देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है करंट अफेयर का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बैंक का, एसएससी, रेलवे और कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर उसमें करंट अफेयर पूछा जाएगा तो उसके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो भी करंट अफेयर में न्यूज बना रहता है उसका बैकग्राउंड भी पढ़ लेते हैं, ताकि क्या होता है कि आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि जो भी करंट अफेयर में जारी रहता है न्यूज, उसका बैकग्राउंड ही स्टैटिक्स में क्वेश्चन बना लेता है। मतलब ये पढ़कर जाना बहुत जरूरी हो जाता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना है। और वहां से क्या होता है कि संडे और सैटरडे को सारा पीडीएफ होता है जो डाल दिया जाता है, चाहे हिस्ट्री भी हम लोग सामने में पढ़ रहे हैं उसका भी, और जितना भी करंट अफेयर होता है उसका भी। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पहले जो सबसे पहला बार हुआ है, ये बात आपको इंपॉर्टेंट कर देता है क्वेश्चन का। जो पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ढाका में किया जा रहा है, कोलंबो में किया जा रहा है, न्यू दिल्ली में या काठमांडू में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि अपना देश में न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है, तो नई दिल्ली में हो रहा है। बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियन का आयोजन 2024 का कहाँ पे किया जा रहा है, तो न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और श्री खेल मंत्री जो है, खेल मंत्री कौन है अपने, अनुराग सिंह ठाकुर ने इस चैंपियन का उद्घाटन किए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियन 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 का जो है आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछे, पूरा नाम पूछे, तो आपको क्या बताना है कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। बिम्स्टेक में कितना देश है ये भी पूछ सकता है, तो अभी बिम्स्टेक में 7 देश है, ये बात आपको याद रखना है। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड इसमें अभी शामिल है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ढाका बांग्लादेश में है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसका उत्पत्ति कैसे हुआ बिम्स्टेक का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है एक उप क्षेत्रीय संगठन है, जिसका स्थापना कब हुआ था, तो 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुआ। ठीक है। जब ये स्थापना हुआ था, गठन हुआ था, तब उसमें कितना राष्ट्र था, ये पूछ सकता है आपसे। तो उस समय इसमें 4 राष्ट्र था। कौन कौन, तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। और उसी साल 1997 में ही क्या हुआ कि म्यांमार इसमें शामिल हुआ। और 2004 में फिर नेपाल और भूटान इसमें जब शामिल हुआ, तो इसका नाम पड़ा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो अभी की स्थिति है ये वाला। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ सकता है तो याद रखना कि बांग्लादेश ढाका में है। इतना आपको बिम्स्टेक से याद रखना है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय का पहल है, ये आपको बताना है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका संस्कृति मंत्रालय का है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। संस्कृति मंत्रालय ने मेरी गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया है, शुरू किया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके तहत क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछ सकता है। तो गांवों की मैपिंग करना और प्रलेखन तैयार करना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से संस्कृति मैपिंग राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आज 27 जुलाई 2023 को MGMD पर एक वेब पोर्टल भी इसके लिए लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में RCS उड़ान योजना के तहत कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं, ये आपको बताना है। देश में जो एयर रूट है वो कितने हैं उड़ान योजना के तहत, ये आपको बताना है। 319 है,
419 है, 519 है, 619 है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 519 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उड़ान जो योजना था 2016 में इसको लॉन्च किया गया था अपने प्रधानमंत्री के तहत, और इसका जो मेन काम क्या था कि उड़े देश का आम नागरिक, ये इसका क्या था कि कहना था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उड़ान का भी फुल फॉर्म जो है उड़े देश का आम आदमी, मतलब सभी लोगों को एक कम किराया पर सभी को हवाई जहाज से यात्रा करवाना ही इसका उद्देश्य था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना जो है उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है देश भर में 519 एयर रूट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी जो है उड़ान योजना के तहत 2 जलीय हवाई अड्डा बना है और 9 जो है हेलीपोर्ट, और साथ ही साथ 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है उड़ान योजना के तहत। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उड़ान योजना ये पूछ सकता है कि कब लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रखना है 2016 में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो पर्यटन को बढ़ावा देना था, पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए, व्यापार को मतलब सुविधाजनक बनाने के लिए, लोगों को बिना दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना, सीमा सुरक्षा को मजबूत करना। तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका मेन उद्देश्य था कि लोगों को बिना दस्तावेज के एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देना था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत और म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो आपको याद रखना है कि लोगों को बिना दस्तावेज के इसके 16 किलोमीटर दूर जाने तक कोई भी दस्तावेज की जरूरत नहीं था। चाहे तो म्यांमार का आदमी 16 किलोमीटर भारत में चला है, चाहे तो भारत का आदमी म्यांमार में 16 किलोमीटर तक चल जाए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग म्यांमार का कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, इसका देखते हैं, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है आपसे। तो पहले इसका नाम म्यांमार का क्या था, तो बर्मा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ब्रिटिश जो शासन था इसको 3 बार में 3 स्टेप में इंडिया में इसको मिला लिया था, ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहली बार में क्या किया कि 1826 ईस्वी में प्रथम बर्मा युद्ध हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि प्रथम बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो 1826 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने क्या किया था कि अराकान और टेनेसरिम को अधिकार कर लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 1852 ईस्वी में दूसरे बर्मा युद्ध हुआ और उसके फलस्वरूप क्या किया था कि बर्मा का दक्षिणी भाग को अपने अधीन में ले लिया था, और 1886 ईस्वी में संपूर्ण बर्मा पर अधिकार कर लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 1886 ईस्वी में इसके तहत क्या हुआ कि पूरा जो बर्मा था ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत आ गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब 1935 का एक्ट बना था तो उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि 1937 में बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया था। लेकिन बर्मा को इंडिया से तो अलग किया गया था, लेकिन ब्रिटिश इसको आजाद नहीं किया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रिटिश क्राउन के कॉलोनी बन के रह रहा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 जनवरी 1948 को क्या हुआ कि बर्मा को ब्रिटिश राज से आजादी मिला था। इतना आपको बर्मा के बारे में याद रखना है। बर्मा जो है म्यांमार का ही नाम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है कि इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गोवा में या बिहार में। तो इसका जो सही उत्तर का है कि आपका गोवा में किया जा रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसने क्या किया है कि गोवा में एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किए हैं, और इसमें इसके तहत क्या होगा कि देश का ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण मील का पत्थर ये साबित होगा। ये बात कौन कहे, तो अपने प्रधानमंत्री कहे। अब भारत का जो ऊर्जा सप्ताह है 2024 का, इस पर ध्यान क्या देगा, मतलब इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये होता है कि आप समझिए कि कोई भी चीज से कितना पोल्यूशन होता है उसका ये मात्रा मापता है। तो आप कोयला को कम यूज करिए, लकड़ी को कम यूज करिए, और जो ग्रीन एनर्जी है जैसे कि कोल के जगह पे हाइड्रोजन एनर्जी को लाइए, ये पेट्रोल एनर्जी को लाइए, तो ये सब को लाइए, और उससे क्या होगा कि अपना कार्बन फुटप्रिंट कमेगा। ठीक है,
इसी को कम करना है। इसका मेन उद्देश्य है इस बार का इंडिया एनर्जी वीक का, और इस पर क्या है ध्यान दिया गया है इंडिया की तरफ से। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 170 तक नेट जीरो करना है इंडिया को, कार्बन नेट जीरो करना है। मतलब जितना कार्बन प्रोडक्शन करेगा उतना ही कार्बन सोख भी लेगा इंडिया का। ये उद्देश्य है कब तक का, तो 2070 तक का। तो इसलिए इस पर ध्यान दिया जा रहा है अभी से ही। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या है कि 100 से अधिक देश ने भाग लिए हैं और 4000 से अधिक प्रतिनिधियों के सहित 35,000 से अधिक लोग ने इसमें भाग लिए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, जिस कारण से क्या है कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपका पूछ सकता है क्वेश्चन कि इंडिया एनर्जी वीक जो है कहाँ पे शुरुआत हुआ है, तो आपको याद रखना है गोवा में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय आधारशिला कहाँ रखी गई है। जब पहले कोई चीज आ जाए तो आपको याद रखना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट बार और लास्ट बार दोनों इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको बताना है हैदराबाद, पटना, वाराणसी या जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर का है कि हैदराबाद में पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, आधारशिला रखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये पुरालेख संग्रहालय जैसे क्या होता है कि जैसे कि शिलालेख है तो वो सबको क्या किया जाएगा, इसमें रखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। जो अपना केंद्रीय संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी, उसने क्या किया है कि हैदराबाद के सालार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला रखे हैं, और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है कि इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख से भी ज्यादा प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किए हैं। तो एस जयशंकर ने, अनुराग ठाकुर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने या ज्योति राजेंद्र सिंधिया ने। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है उल्लास मेले को। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपना जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय बाल भवन जो है दिल्ली में, वहां पे 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किए हैं, और इसमें स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 700 प्रतिभागियों ने भाग लिए हैं। साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों से 100 से अधिक लोग भी इसमें भाग लिए हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2024 में उपभोक्ता को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए ब्रांड का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो भारत अनाज है, भारत राइस है, भारत एसेंशियल्स है या भारत भोजन है। तो इसका जो सही उत्तर का है कि भारत राइस है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो केंद्रीय पीयूष मंत्री जो गोयल हैं, उनके द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे सब्सिडी वाला चावल उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली में भारत राइस ब्रांड नामक लॉन्च किए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम है, तो भारत राइस है। और कौन लॉन्च किए हैं, तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हम लोग देखें कि 6 फरवरी को लोकसभा में एक बिल लाया गया अपने परीक्षा को अच्छा से करवाने के लिए। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तो परीक्षा की कठिनाई स्तर को बढ़ाना है, सार्वजनिक परीक्षा की संख्या को कम करना है, निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं को सुनिश्चित करना है, या सभी विषयों को लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू करना है। तो इसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मतलब सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम का, तो आपको याद क्या रखना है कि निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं को सुनिश्चित करना है। मतलब कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, बार बार उसको कैंसिल किया जाता है, फिर से पेपर लीक हो जाता है और उसमें फिर से घूस देकर कोई सीट ले लेता है। तो ये सबको रोकने के लिए इसको लाया गया है, इस विधेयक को। तो आपको ध्यान में रखना है। तो निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं को सुनिश्चित करने के लिए ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 6 फरवरी 2024 को लोकसभा ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024
पारित करके निष्पक्ष और न्यायपूर्ण सार्वजनिक परीक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके तहत हुआ भी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो इसमें 1 करोड़ उस पर जुर्माना लग सकता है, और दूसरा क्या है कि 3 साल तक उसको जेल भी हो सकता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। कितना, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो 3 साल तक उसको जेल हो सकता है और 1 करोड़ उस पर जुर्माना लग सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बाड़ लगाने की योजना बना रही है? 1643 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, या 1000 किलोमीटर है, या 3500 किलोमीटर है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 1643 किलोमीटर है, जिस पर क्या है कि बाड़ लगाने की योजना भारत सरकार बना रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो भारत सरकार ने हाल ही में संपूर्ण 1643 किलोमीटर है भारत और म्यांमार का जो बाउंड्री है उस पर भारत और म्यांमार की सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रहा है भारत सरकार। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। आपका म्यांमार अभी न्यूज में है, तो म्यांमार को हम लोग देख लेते हैं कि किससे किससे बाउंड्री टच करता है। तो सबसे पहले तो आपका भारत से करता है, इधर बांग्लादेश से करता है, ठीक है, इधर चाइना से करता है, इधर लाओस से करता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, और यहाँ थाईलैंड से करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था 3-4 साल पहले कि कौन ऐसा देश जो है लैंडलॉक है, तो आपका उसमें जो ऑप्शन था लाओस का ही था। ये लाओस जो है लैंडलॉक है। लैंडलॉक का मतलब क्या है कि कोई भी जो इसका एरिया है समुद्र से बाउंड्री टच नहीं करता है। तो देखिए इधर जो लाओस है थाईलैंड से करता है, इधर वियतनाम से करता है, और इधर म्यांमार से करता है, ऊपर थोड़ा सा चाइना से करता है, और नीचे जो है कंबोडिया से करता है, और एक कहीं भी समुद्र से बाउंड्री टच नहीं करता है। वही क्वेश्चन ये पूछ लिया था यूपीएससी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इधर इंडियन ओशियन है, इधर जो है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इधर जो है साउथ चाइना सी है, इधर ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।